जय हिंद। देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति पढ़ा था, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 3 है। यदि आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप उन लेक्चरों को देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक दोस्तों, देखिए आपका मान लीजिए ये एक -q आवेश है। ठीक है, डायग्राम को बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका -q आवेश है और यहां पर एक आपका +q आवेश है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी दोस्तों कितना है, 2l है। कितना है भाई, 2l है। यदि इनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है, ये जो मैं लिख देता हूं यहां पे 2l। ठीक है, 2l है, तो आप यदि बीच में कोई बिंदु अगर लेंगे, इसका मध्य बिंदु एक O लेंगे, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और ये भी दूरी भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे बात हो रहा है निरक्षीय स्थिति का। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब यह हुआ कि अब इसके अक्ष में आपको परीक्षण आवेश नहीं लेना है, बल्कि निरक्षीय का मतलब कि इस अक्ष के या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक है, तो चलिए मैं इस केंद्र वाले बिंदु के O के जस्ट ऊपर ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां पे मैं कोई बिंदु ले रहा हूं और इस बिंदु का नाम मैं रख देता हूं P। क्या रखता हूं भाई, P। ठीक है, अब देखिए ये हो गया निरक्षीय स्थिति। अब यदि आप इसको मिला दीजिए, अब क्या करिए, इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने क्या किया भाई, मिला दिया। अब मिलाने के बाद मान लेते हैं कि ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी मान लेते हैं कि ये r है। कितना है, मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो कितना है, r दूरी पर लिए हैं। कितनी दूरी पर लिए हैं भाई, r दूरी पर हम कोई एक परीक्षण आवेश रखे हैं P बिंदु पर। ठीक भैया, अब देखिए क्या होगा, तो देखिए यहां पर अगर परीक्षण आवेश है तो ये पक्का एक धनात्मक होगा, धन आवेश वाला होगा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस वाला इस प्लस को फोर्स से धक्का देगा, इधर इधर कहीं धक्का देगा ऐसे। ठीक है, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं, ये देखिए यहां पे इसको ये इस डायरेक्शन में ऐसे, इस दिशा में क्या करेगा, धक्का देगा। ये इधर देखिए ये, ठीक है, इधर ये धक्का देगा। और यहां पे किस बल से भैया, B वाला दे रहा है। मान लेते हैं यहां पे A है और यहां पे क्या है, B है, तो ये B वाला इसको अगर इधर धक्का दे रहा है तो यहां पे होगा EB। क्या होगा, EB, वेक्टर EB, वेक्टर EB। ठीक है, अब देखिए तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसने ऐसे फोर्स लगाया और किससे लगाया, EB से। ठीक है, क्या होगा, वेक्टर EB, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे क्या होगा, EB। ठीक भाई, अब देखिए यहां पर आपको एक चीज यहां पे मिलेगा कि ये वाला जो आवेश है -q, ये वाले इस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मान लेते हैं, देखिए अगर ये इसके बीचों बीच लिए हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये भुजा आपस में बराबर रहेंगे तो जितना बल से ये इधर भगाएगा उतने ही बल से ये इसको इधर बुलाएगा। यानी ये इस वेक्टर की, इस सदिश की जितनी लंबाई लिए हैं इतनी लंबाई क्या लेंगे, यहां पे भी लेंगे, ये। ठीक है, ये इतनी ही लंबाई लेंगे। क्यों, क्योंकि सदिश में यदि परिमाण बराबर रहता है तो उसकी जो है कि लंबाई भी क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो होगा वो होगा वेक्टर EA। क्या होगा, वेक्टर EA। बात समझ में आया, क्या होगा, वेक्टर EA, क्योंकि ए वाला बुला रहा है अपनी तरफ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएंगे, अगर अब देखिए अगर ये बल से कुछ या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इधर बल लगा रहा है और ये वाला इधर बुला रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परिणामी क्या आएगा, इसका परिणामी निकालिए। तो इसका परिणामी क्या आएगा भाई, देखिए इसका परिणामी ये आएगा, इसको आप डॉट लाइन है इस लाइन के समांतर आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, और इस लाइन के समांतर आप ऐसे करेंगे। ठीक, ऐसे, तो ये आपको मिल जाएगा इसका परिणामी, ये इसका क्या मिल जाएगा, परिणामी, रिजल्टेंट मिल जाएगा। बात समझ आया भाई। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएंगे कि यदि मैं मान लूं कि ये थीटा कोण है, ये कितना कोण है, थीटा है। ठीक है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये भी थीटा होगा। और यदि मैं इसको मान लूं कि ये एक समांतर रेखा है, ये क्या है, ये एक समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाएं को यदि कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण होता है वही कोण क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है,
होता है। तो यदि ये थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। और चूंकि ये दोनों रिजल्टेंट आपस में बराबर हैं तो इसका परिणामी सिर्फ एकदम बीचों बीच होगा। तो जब ये बीचों बीच होगा तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ आया, ये कोण भी क्या होगा भैया, थीटा होगा। देखिए डायग्राम को समझिए तब आपको आएगा, ठीक है। ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब यदि मैं इसको और ऊपर तक मिलाऊं, इस वाले को, ये जो बिंदु है पी की दूरी, इसको मैं ऊपर मिलाऊं तो ये जो मैं इस पे एक लंब डाल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या डाल रहा हूं, लंब, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये जो देखिए जो लंबवत होता है ना, उसे कहते हैं साइन थीटा का फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका मान क्या है, ईबी है, तो ये होगा ईबी साइन थीटा, ठीक है। और यदि यहां से भी मैं एक नीचे लंब डाल दूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला यहाँ पे ई ए है तो ये होगा ई ए साइन थीटा, क्या होगा, सी ई ए साइन थीटा, ठीक है। देखिए जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो साइन थीटा के फॉर्म में होता है और जो क्षैतिज घटक होता है वो कॉस थीटा के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पसीना बहुत हो रहा है पढ़ाने में, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर आर लिए हैं। अब देखिए यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया इसका क्षैतिज घटक, क्या होगा, ये हो गया इसका क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को आप लिख दीजिए क्या, इसको लिख दीजिए आप ई बी कॉस थीटा, क्या लिख दीजिए, देखिए इसी क्षैतिज घटक पे ई ए वाला भी है और इसी क्षैतिज घटक पे ई बी वाला भी है। तो इस पे जो होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा या ई बी कॉस थीटा। लेकिन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे भैया, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर अब आप कह सकते हैं कुछ यूं, ध्यान देखिएगा तो समझ आएगा भैया। तो यहां पे अगर मैं कहूं आपसे कि ईबी बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईबी बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर, इसका फार्मूला आता है। तो आवेश तो क्यू ही है, लेकिन बीच की दूरी अब की बार आर नहीं है, बीच की दूरी क्या है, देखिए ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं, बी के लिख रहा हूं, ईबी के लिए। तो बी वाला ये फोर्स लगा रहा है, यानी ये इसके और इसके बीच की दूरी। तो क्या है भैया, यहाँ पे है बी, यहाँ पे क्या है पी, तो हो जाएगा बीपी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर, ठीक है, बीपी का स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, बी से पी की ओर, दिशा क्या होगी, बी से पी की ओर, देखिए बी से पी की ओर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ई बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए क्यू बटे के यहां पे जो आपका बीपी है वो बीपी का मान निकालना पड़ेगा। तो बीपी का मान कैसे निकालेंगे मुझे बताएंगे। देखिए बीपी का मान निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखिए मैं इतने चीज को काट के अलग कर लेता हूं, ठीक है, मैं इतने चीज को काट के अलग कर लेता हूं, ठीक भाई। ये लीजिए, मान लीजिए इतने को हमने क्या किया भैया, अलग कर लिया इतने को। देखिए ये जो लंबाई है वो L है, तो यानी ये लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। और ये लंबाई कितनी है, R है, तो ये हो गया हमने R। अब मुझे यही तो निकालना है, B और P के बीच की दूरी निकालना है, यानी ये आपका है B P और ये क्या है, O है, तो यही B P निकालना है। तो इसको अगर कर्ण कहेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो आधार क्या है, आधार L है, देखिए आधार क्या है, L है, तो हो जाएगा L का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है, R है, लंब कितना है, R है, तो हो जाएगा R का स्क्वायर। तो यहां से अगर कर्ण बराबर पूछा जाएगा तो आएगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात को चलिए यहां लिख देते हैं, ये कितना आ गया, बीपी का मान कितना आ गया, करड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब बीपी का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक भैया। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर आप कर्ण को यहां पे बीपी कह सकते हैं ना, बीपी का बराबर, बीपी बराबर, ठीक है। यहां देखिए भाई, अब इसी प्रकार से आप ई ए का मान निकाल लीजिए, किसका मान निकाल लीजिए, ई ए का। अभी आपने किसका मान निकाला, ई बी का मान निकाला, अब ई ए का मान निकालते हैं। तो ई ए का मान निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के, बीपी के लिए क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर, ठीक है। ई ए निकाल रहे हैं तो ये ई ए ये वाला है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, एपी ही तो है, तो हो जाएगा एपी का स्क्वायर। तो ई ए बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे के, देखिए एपी का मान क्या आएगा, देखिए बीच की दूरी यहाँ पे एल ही है, यहाँ पे ये क्या है, ये एल ही है और ये आर ही है, तो ये वाला भी कितना आएगा, ये वाला भी कितना आएगा, करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है आएगा। अच्छा दोस्तों एक बात यहाँ बताइए मुझे, अगर ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म कर सकते हैं क्या, स्क्वायर से करड़ी खत्म कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बराबर करके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया, रूट को समाप्त कर दिया। यहां पे भी लिख लीजिए, यहां भी आ जाएगा ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, यह आ जाएगा। और इसकी दिशा क्या होगी भैया, पी से ए की ओर, देखिए दिशा क्या है, इधर की है, इधर की दिशा है ना, तीर इधर है, इधर बुला रहा है आप इसको, तो इस दिशा क्या हो जाएगी, पी से ए की ओर, ठीक है, पी से ए की ओर, ठीक भाई। आगे देखिए, आगे देखिएगा, अब क्या कर सकते हैं, मुझे बताएंगे अब क्या कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए जितना यह दूरी है उतने दूरी यह है, ठीक है, तो जितना बल से ये इसको भगाया होगा उतने बल से इसको बुलाया होगा, तो कह सकते हैं ई ए बराबर ई बी, जल्दी बताइए, ई ए बराबर ई बी कह सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वेक्टर ई ए का परिमाण और बराबर वेक्टर ई बी का परिमाण, ठीक है, दोनों की दिशाएं तो अलग हैं परंतु दोनों का परिमाण यानी उनका आंकिक मान तो बराबर है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक भाई। चलिए अब यहां पे कुछ लिख लीजिए, इसके लिए कुछ हिंदी लिख लीजिए कि इसके लिए कुछ हिंदी लिख लीजिए, ई बी साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा तथा ई ए साइन थीटा तथा ई ए साइन थीटा बराबर 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 तथा तथा विपरीत हैं, बराबर तथा विपरीत हैं, अतः अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जितना दूरी पर यह ई बी साइन थीटा है उतनी ही दूरी पर नीचे ई ए कॉस थीटा है, तो एक मिला ऊपर खींच रहा है ऊपर कुछ बल से और एक मिला नीचे खींच रहा है कुछ, मतलब बल मैं नाम ले रहा कि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो इतने से नीचे खींच रहा है, तो न ऊपर न नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है, ठीक है, इस बात को समझ पाए, तो ये मैं यही बात यहाँ पे लिखा हूं कि ई बी साइन थीटा तथा ई ए साइन थीटा बराबर तथा विपरीत है, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। बात समझ आया भाई। अब देखिए, अतः P पर, चलिए मैं पेज को पलट देता हूं क्योंकि अब यहां पे जगह है नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं पेज को हटा ले रहा हूं। चलिए देखिए, देखेंगे बहुत ध्यान से भैया, अतः P पर, ब्लैक पेज से लिखता हूं अच्छा दिखेगा, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा भाई, ई बी कॉस थीटा प्लस के ई ए कॉस थीटा, ठीक है। परिणामी क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन थीटा वाला तो अपने आप में काट लिए, लेकिन बचा कौन, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, यही तो बचा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अब मान रखिए ई बराबर ई बी कॉस थीटा का मान, यहां पे क्या लिखेंगे, ई बी क्या लिखेंगे भाई, इसका मान रखेंगे, तो ई बी का मान क्या था, ई बी का मान क्या था बोलिए, तो वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है, ये मान था। और उसके बाद क्या बचा, कॉस थीटा बचा है, कॉस थीटा बचा है, प्लस ई ए का भी मान रखिए, तो ई ए का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक भाई। और यहां पे बचा है कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों तो जुड़ के दो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे जुड़ के, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और उसके बाद हाँ सही तो है, इतना तक ही हो गया। और उसके बाद कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक भैया। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए, आप लोग समझ दिमाग चलाइए। तो देखिए अब हमें यहां पे कॉस थीटा का मान रखना पड़ेगा कि कॉस थीटा क्या आएगा, ठीक है। तो इस पिछले पेज पर जाइए, यहां पे पिछले पेज पर। अब देखिए कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं मुझे बताएंगे। देखिए कॉस थीटा में आता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या आता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान कितना है, एल है, आधार का मान कितना है भैया, एल है। और कर्ण का मान कितना है, करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किसका मान, कास थीटा का मान। तो इस कास थीटा के मान को उठा के यहां पे रख दीजिए, ठीक है। तो लिखिए ई बराबर 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और गुणे कॉस थीटा का मान लिखेंगे तो हो जाएगा एल बटे के करड़ी में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने कॉस थीटा का मान यही निकाला, तो ये हमने यहां पे क्या किया, रख दिया इसको। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए ई बराबर क्या हो गया, अंश में 2QL हो गया, क्या हो गया 2QL, और बटे क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा भैया 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। कैसे 3/2, अगर करड़ी हटाएंगे तो इसके पावर आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2, और इसके पावर 1 छिपा है तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3/2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो ये आपका अब यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि आपको पता है कि P बराबर होता है 2QL, होता है कि नहीं होता है, होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में मैंने ये फार्मूला को बताया था पिछले लेक्चर में। तो यहां पे E बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या रख दीजिए P रख दीजिए, तो हो जाएगा P बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन को अलग कर लीजिए और बचेगा P बटे के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक भाई। बात समझ में आप लोग को, ठीक है। तो ये फाइनली क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया हमें, ये फार्मूला मिल गया निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। क्या मिल गया, निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला मिल गया। अब मुझे एक बात बताएंगे यहां पर, देखिए कुछ विशेष स्थिति क्या होगा, कुछ विशेष स्थिति देखिए, विशेष स्थिति, ठीक है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यदि L हो वो R से क्या हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत छोटा हो, तब R स्क्वायर के सापेक्ष, L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा मतलब क्या होता है, नगण्य होता है, नगण्य मतलब छोड़ देना, ठीक है, नगण्य करने पर। बात समझे यार। तो चलिए, तो अभी आपने यही ड्राइव किया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे के आर स्क्वायर प्लस, देखिए L को छोड़ देंगे, L के क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए, और इसके पर क्या हो जाएगा 3/2, तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे के R के पावर 2 तो है और इसके पावर क्या है 3/2 है, क्या है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे R के पावर 3 यानी R³। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये किसके लिए है, निरक्षीय स्थिति के लिए आपका एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, ठीक मेरे भाई। यहां तक किसी कोई दिक्कत है जल्दी बताइए, यहां तक क्या किसी कोई दिक्कत है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा निरक्षीय स्थिति क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक मेरे भैया।
चलिए आइए आगे चलते हैं, बहुत आसान है। हमारा अगला हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, ठीक है, बल तथा बल आघूर्ण बताना है किस पे, एक समान विद्युत क्षेत्र में। बात समझ आया भाई? तो देखिए इसको पढ़ते हैं। देखिए पहले तो एक समान आप विद्युत क्षेत्र बना लीजिए। ये मैंने बनाया एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या बनाया भैया? एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बनाया, वेक्टर ई है, ठीक है। तो चलिए यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे कोई प्लस है। क्या है? प्लस है। प्लस आवेश होगा तभी तो इससे बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये एक ऐसी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें एक रख लेते हैं जो कि यहां पे है प्लस क्यू आवेश, ठीक, ऐसे, और यहां पे क्या है माइनस क्यू आवेश। बात समझ आया? तो देखिए ये प्लस वाला तो इस प्लस को दूर भगाएगा, इधर कहेगा भाग जाओ यहां से। ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, इधर की तरफ बल लगा के दूर भगाएगा। तो मान लेते हैं ये बल F1 है। क्या है? वेक्टर F1 है, ठीक है। आवेश का मान कितना है? Q है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। अरे ये F बराबर Q कैसे आया? अरे भाई अभी मैंने आपको पिछले चित्र में बताया था कि E बराबर होता है F बटे Q, होता है कि नहीं होता है? तो E बराबर अगर F बटे Q है तो यहां से अगर आप F का मान निकालेंगे तो QE आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहीं पे मैं लिख जाऊं कि वेक्टर F1 बराबर आवेश का मान Q है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। तो F1 बराबर आ गया QE। बात समझे ना? और उसी प्रकार ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बुलाएगा, ठीक है। अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करने के लिए बुलाएगा। तो यहां पर F2 का मान हो जाएगा वेक्टर F2 बराबर भी क्या हो जाएगा? QE। क्यों? क्योंकि आवेश का मान Q ही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? F2 बराबर QE, ठीक भाई। अब देखिए विद्युत क्षेत्र पर नेट बल क्या आएगा? विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल, ठीक है। तो हो जाएगा F बराबर F1 प्लस F2, ठीक भाई। हमें पता है कि F1 बराबर क्या आया है? QE आया है, और F2 बराबर भी क्या आया है? QE आया है, ठीक है। तो नेट बल में मान रख दीजिए F बराबर F1 का मान QE, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्लस QE F2 का मान नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि एक बल विपरीत है। एक बल क्या है? एक बल विपरीत है, तो आप कहिएगा माइनस QE। क्या कहिएगा? माइनस QE। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट बल 0। कैसे? देखिए जितने बल से इधर भेज रहा है उतने बल से इधर खींच रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर नेट बल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कहां पे? एक समान विद्युत क्षेत्र में बल का मान निकल गया, ठीक है। बल का मान क्या हो गया भैया? निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण। क्या निकालेंगे? बल आघूर्ण। हमने अभी तक निकाला है, हमने क्या निकाला? अभी तक बल निकाला है, तो बल आघूर्ण निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है, बस समझेंगे। देखिए भाई यहां पर लिखेंगे द्विध्रुव पर बल युग्म या बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर क्या होगा? देखिए बल युग्म या बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं ना, तो टाउ बराबर क्या होता है? होता है फार्मूला बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो यहां पर आपका टाउ बराबर क्या आ जाएगा? बल का मान क्या है? बल का मान है QE। चाहे यहां के लिए लिख दीजिए चाहे यहां के लिए लीजिए, तो बल का मान क्या है भैया? QE है। उसके बाद बलों के बीच लंबवत दूरी क्या आएगा? मुझे बताएंगे बलों के बीच लंबवत दूरी क्या आएगा? तो चलिए यहां पर आप एक लंबवत दूरी ले लीजिए, यहां से इस आवेश से एक ऐसे लंब डाल दीजिए। बात समझ आया? ठीक है। तो
तो यहां पर मुझे बताएंगे ये कितने अंश का कोण हुआ, 90 अंश का कोण हुआ। बात समझ में भाई, तो 90 अंश का कोण जब यहां पे मिल गया तो इसी लंब का मान निकालना है। पूछा है लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी, तो ये इस लंब का मान निकालेंगे, हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा चीज है कि ऐसा कौन सा फार्मूला आता है कि जिसमें लंब आए और कर्ण आए। आधार तो पता है नहीं, लेकिन हमें इसका मान पता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2l होगी। इसमें तो कोई भैया सोचने वाली बात नहीं है, इतना बात तो क्लियर है। तो यदि ये 2l है और हमें पूछा जा रहा है लंब का मान, तो पता है हमें भैया बखूबी कि ये अगर मान ले थीटा है, कितना है, थीटा एंगल पर झुका है, तो हमें पता है कि साइन के फार्मूले में आता है लंब बटे कर्ण। किसके फार्मूले में आता है लंब बटे कर्ण, साइन के फार्मूले में। तो यहां पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब का मान क्या है, मान लीजिए यहां पे मान लीजिए क्या है भाई, आप मान लीजिए यहां पे इसको कि ये है ए और बी, और इसको ये तो ओ है, तो लंब का मान क्या है, ओ बी है। क्या है, ओ बी, और बटे के कर्ण का मान क्या है, 2l है। क्या है, 2l है। बात समझ आया सबको, ठीक है। तो यहां पर OB का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2l साइन थीटा, यानी OB बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। समझ में आया भाई, जल्दी बताइए, समझ में आया? तो जी हाँ, समझ में आया। तो यहां पर इस बात को यहां पे लिखेंगे, तो बलों के बीच लंबवत दूरी क्या है, OB है। क्या है, OB है। अब यहां पे OB का मान रख देंगे, टाउ बराबर QE गुणे OB का मान क्या आया है, 2l साइन थीटा। ठीक है, अब टाउ बराबर देखिए 2QL क्या होता है, P बराबर होता है, तो हो जाएगा PE साइन थीटा। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए चूंकि P बराबर 2QL होता है। ठीक है, तो टाउ बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा। क्या जाएगा भैया, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया, बहुत आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला गया। क्या गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला गया। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसी फार्मूले को सदिश रूप में लिखना चाहूं तब मुझे बताइए, अगर मैं इसी फार्मूले को सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखिए बहुत आसान है, आप जानते होंगे इस बात को। देखिए आप इस बात को जानते होंगे कि यदि वेक्टर A और गुणे वेक्टर B होता है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं AB साइन थीटा। ये फार्मूला होता है ना, ठीक है, जहां पे क्या है, AB है और इन दोनों के सदिशों के बीच का थीटा क्या है, कोण है। तो वेक्टर A गुणे वेक्टर B रहता है, तो लिखते हैं AB साइन थीटा। अरे आप लोग ये 11th के वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे भाई। ठीक है, तो अगर मैं जब इस वाले से ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या इसी वाले से ये नहीं लिख सकता? तो लिख सकता हूं, यानी साइन थीटा हट गया है, बाकी वेक्टर लग गया है और AB हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार टाउ बराबर साइन थीटा हटा दूंगा और कहूंगा वेक्टर P और गुणे वेक्टर E। मुझे बताइए भाई क्या लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक भाई, तो एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, यदि बल आघूर्ण, मैं कहूं कि बल आघूर्ण का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा? इसके लिए बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा? अधिकतम तब होगा जब ये द्विध्रुव आघूर्ण जो ऐसे तिरछा रखा गया है, यदि आप इसको ऐसे सीधा रख देंगे, कैसे रख देंगे? सीधा, तो ये पूरी विद्युत बल रेखाओं को, विद्युत बल रेखा यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये पूरा झेलने लगेगा। ठीक है, यानी पूरी तरह से इसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर पड़ने लगेगी। तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत। अभी देखिए थीटा कोण पे है, अभी किस कोण पे? थीटा कोण पे है। अगर आप इसको ऐसे रख देंगे तो ये पूरा लाइन झेलने लगेगा। ठीक है, पूरा लाइन इसके ऊपर से गुजरने लगेगी। तो यहां पे इसका मतलब ये हो कि थीटा नहीं, अब ये 90 डिग्री हो जाए। चलिए रख के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए रख लेते हैं। चलिए आप लिखिए अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए कब होगा भैया? जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, अर्थात लंबवत हो। ठीक है, जब लंबवत होगा तब उस कंडीशन में आपने अभी जो टाउ बराबर निकाल रखा है PE साइन थीटा, क्या निकाल रखा है? टाउ बराबर PE साइन थीटा। अरे यहां पर देखिए टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा?
पी ई साइन थीटा का मान कितना रख देंगे 90 अंश। कितना रख देंगे 90 अंश। और आपको पता है कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। नहीं पता है तो शर्मनाक बात है भाई, ठीक है, याद करिए। टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी ई गुणे साइन 90 का मान होगा 1, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर पी ई। ठीक है, ये किसके लिए है अधिकतम बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आ गया टाउ बराबर पी ई। क्या गया भैया अधिकतम बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आएगा टाउ बराबर पी ई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हौसला मिलता है और मैं कंटिन्यू वीडियो आपको देता रहूंगा। बात समझ में आया? अगर वही लाइक नहीं करते हैं तो फिर मजा नहीं आता है, मेरा मेहनत सब क्या हो जाता है, मुझे लगता है जिससे मेरा मेहनत बेकार हो गया। ठीक है, चलिए मैं इस पेज को हटा देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। सतत आवेश वितरण हमारा अगला हेडिंग है, प्यारा सा हेडिंग है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। अच्छा दोस्तों एक बात और है, पता नहीं मैं समझा पाता हूं नहीं अच्छे से। अगर अच्छे से आपको समझ में आता है ना तो कमेंट में लिख दिया करिए, ठीक है, कि हाँ समझ में आया। या कोई अगर नहीं समझ में आया तो उसको भी बता दिया करिए, मैं उसको अगले वीडियो में क्या करूंगा फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण में क्या है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कॉन्टिन्यूअस NUOUS कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश वितरण। तो पहला आपका आएगा रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, पहला हेडिंग क्या होगा रेखीय आवेश वितरण। देखिए नाम से ही है रेखीय, तो रेखीय यानी कि कोई पतली सी छड़ ले लीजिए। क्या लीजिए, कोई पतली सी छड़ ले लीजिए और इस पतली छड़ में मान लीजिए क्या है प्लस आवेश है। क्या भैया, कोई धनावेश है। ठीक है, और इस आवेश का मान क्या है मान लेते हैं क्यू है। क्या है, इस आवेश का मान क्या है मान लेते हैं क्यू है। और इस रेखा इस जो आपका जो छड़ लिया है तो मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है एल है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो यहां पर आवेश का मान Q होगा और बीच की दूरी क्या होगा L होगा। तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होगा भैया कूलाम होगा और प्रति लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर होगा। ठीक है, तो इसका मात्रक आ गया कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अगला है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, देखिए क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मतलब लग रहा है क्षेत्रीय यानी क्षेत्र का बात कर रहा है। ठीक है, तो आपकी बार कोई ऐसा पृष्ठ लेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई हो तभी तो वो उसका क्षेत्र कहलाएगा। अब इसमें क्या है प्लस है। क्या है बोलिए भैया प्लस है। और अब मान लेते हैं कि इसमें जो मौजूद आवेश है वो यहां पर भी क्या है Q है। ठीक है, और इनका जो एरिया है क्षेत्रफल है वो क्या है A है। तो यहां पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मान क्या आएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को लिख लीजिए पहले क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। किसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो यहां पे आएगा Q बाई ए। देखिए यहाँ पे लंबाई था तो L लिए, यहाँ पे क्या है एरिया है क्षेत्रफल है तो A लेंगे। ठीक है, Q बाई ए। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ आया भाई। चलिए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला देखते हैं आयतन आवेश घनत्व। अगला है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। तो यहां पे अब घनत्व की बात होगा।
ठीक है, मतलब कि आयतन का बात होगा। तो आयतन के लिए पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज चाहिए। तो ये लीजिए, यहाँ पे लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। बात समझ आया? तो अब मान लेते हैं कि इसमें इस बॉक्स में क्या है, सब प्लस 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 है सब। ठीक है, क्या है, प्लस प्लस है। और यहाँ पे भी आवेश का मात्रा मतलब आवेश का जो मान है वो क्या है, क्यू है। और यहाँ पे अगर आयतन है तो आयतन के लिए कहा जाएगा भी कहा जाएगा। यहाँ पे इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या है, भी होगा। तो आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या आएगा भैया, आयतन आवेश घनत्व, इसको प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे, रो से। तो यहां पे भी आएगा आवेश और बटे के आयतन, क्या आएगा, आवेश बटे के आयतन। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा भाई, अच्छा इसका डिफिनेशन बोलिए। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम। और आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बात समझ आया? चलिए, तो यहाँ पे आपने ये तीनों टॉपिक कवर कर लिया जो कि बेहद ही आसान था। चलिए आगे चलते हैं घन कोण पे। कहाँ चलते हैं आगे, आगे चलते हैं घन कोण पे। ठीक है, आइए घन कोण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इतना चीज का आप नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला हेडिंग है घन कोण। ठीक भाई, घन कोण। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं घन कोण। ठीक है, देखिए यदि मैं बात करूं, अभी देखिए अभी घन कोण नहीं समझा रहा हूं, अभी कुछ और समझिए। ये देखिए मैंने एक लिया है वृत्त बनाया है, क्या बनाया है, वृत्त। ठीक है, तो वृत्त का ये कोई केंद्र होगा O, और O केंद्र से अगर कोई ऐसे कोण बनाएंगे तो इसे कहते हैं कोण। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोण। और इस वाले को कहते हैं चाप। क्या कहते हैं भैया, चाप कहते हैं। और यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये तो कहलाती है। बात समझ आया? तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यही तो कहते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन ये वृत्त के लिए बात हो रही है, तब इसको आप कहेंगे कोण। घन कोण क्या होता है, देखिए यदि कोई ऐसा गोला हो जिसके अंदर आयतन हो, आयतन का मतलब क्या है, उसके अंदर जगह हो। ठीक है, जैसे अगर अभी आप एक चूड़ी ले लीजिए या एक कंगन ले लीजिए तो उसे आप केवल और केवल वृत्त कहेंगे, सर्किल कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या उसको आप गोला कहेंगे, नहीं। गोले के अंदर जगह आती है। जैसे फुटबॉल, क्या होगा, फुटबॉल कोई गेंद हो जाए तो उसके अंदर देखिए एक जगह होता है। ठीक है, एक एरिया होता है जिसमें हवा भरा रहता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यदि जिसमें जगह हो, आयतन हो, उसे आप कहेंगे घन, उसे आप क्या कहेंगे, गोला। और जो कि सिर्फ एक वृत्त खींचा हो, गोला हो, मतलब गोला तो हो लेकिन उसके अंदर कोई जगह एरिया ना हो, जैसे कंगन, चूड़ी। बात समझ पा रहे हैं? तो उसे आप कहेंगे कि वो वृत्त है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है भैया, ये वृत्त है। ये क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ये एक क्या है, फुटबॉल मैंने लिया हुआ है जिसके अंदर कोई ना कोई जगह है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका एक सेगमेंट यानी एक टुकड़ा इतना है। ठीक, और इसके केंद्र से जो भी कोण बन रहा है ऐसे, जो भी कोण बन रहा है ऐसे, देखिए कोण कैसा बनेगा, शंकु की तरह कोण बनेगा ना। ठीक है, ये जो आपका एरिया है, ठीक, तो ये जो कोण बना मान लीजिए, तो इस कोण को ही कहते हैं घन कोण। ये जो कोण आया, इसी कोण को क्या कहते हैं, घन कोण। बात समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं घन कोण। ठीक भाई, अच्छा ये जो पृष्ठ है, ये इस गोले का ये पूरा पृष्ठ है, इस गोले के पूरा पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ का यदि मैं इतने टुकड़े की बात करूं तो इसको कहूंगा डेल्टा एस। क्या कहूंगा, डेल्टा एस। एस मतलब सरफेस। डेल्टा का मतलब क्या है, यदि कोई छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है तो उसे डेल्टा से लिखा जाता है। ठीक है, डेल्टा से लिखा जाता है। तो यहां पर भैया क्या हो जाएगा, मुझे बताएंगे। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, तो घन कोण बराबर क्या होगा, घन कोण बराबर क्या होगा, घन कोण बराबर होगा पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे के त्रिज्या का स्क्वायर, बटे के त्रिज्या का स्क्वायर। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डेल्टा एस है। कितना है, डेल्टा एस है। ठीक है, और त्रिज्या कितना है भैया, त्रिज्या है आर मान लीजिए, तो हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर। तो पृष्ठ का आपको पता है कि गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
और बटे के त्रिज्या का मान कितना है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घन कोण का मान आ गया 4 पाई। कितना गया, घन कोण का मान भैया कितना आ गया 4 पाई, घन कोण बराबर कितना आ गया 4 पाई। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोण आएगा ये पूरा के लिए, यदि आप पूरे पृष्ठ की बात किए हैं तो ये पूरा जो कोण आएगा वो कितना आएगा 4 पाई आएगा। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि घन कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात समझ पाए भाई? ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहीं पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई आपका सरफेस है, ठीक है, क्या है भैया, सरफेस है, और यहां से आपने ये घन कोण बनाया ऐसे, ठीक है, घन कोण बनाया, ये बिंदु O है, और यहाँ पे मान लेते छोटा सा टुकड़ा क्या है DW है, यानी डेल्टा W, चाहे आप डेल्टा W की चाहे DW कहिए, और यहां से मान लेते ये क्या है वेक्टर R है। ठीक है, बीच की दूरी क्या है भैया, वेक्टर R है। तो ये अभी इसकी दिशा, ये जो है इसका अक्ष ये है। अगर मान लीजिए कि इसी के बगल में मैं एक पृष्ठ और ले लूं, ये वाला पृष्ठ थोड़ा टेढ़ा है, कैसा है, पृष्ठ टेढ़ा है, तो इसके लिए जो बनेगा शंकु या फिर घन कोण वो कुछ इधर बनेगा, किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इसके लिए इसका ये होगा, केंद्र होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले क्या और जो दूसरा का जो हल्का टेढ़ा लिए हैं, तो इसके बीच कोई ना कोई थीटा कोण बना कि नहीं बना, बोलिए। पहले ये था और दूसरा का एक टेढ़ा लिए हैं ऐसे, तो इसके और इसके बीच में कोई थीटा कोण बना कि नहीं बना, तो भैया क्या हुआ, बिल्कुल बना। ठीक है, तो अगर थीटा कोण बना यहां पर, तो आप इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, ठीक है, और यहां पर इसको आप कैसे मिला दीजिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो क्षैतिज घटक होगा वो कॉस थीटा के रूप में होगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो साइन थीटा के रूप में होगा। तो यहां पर इसको आप कहेंगे डेल्टा एस कहेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, ये क्षैतिज घटक, अगर भैया ये डेल्टा एस है तो ये होगा डेल्टा एस कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, डेल्टा एस साइन थीटा। ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये क्या होगा, डेल्टा एस साइन थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए ये क्या होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा, और ये होगा डेल्टा एस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप एक फार्मूला और निकालेंगे, डेल्टा डब्ल्यू बराबर तो आएगा डेल्टा एस कॉस थीटा और बटे के आर स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला आपका और ये आ जाएगा। ठीक भाई, डेल्टा एस कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। रब क्या करूंगा, हटाऊंगा, ये इरेज थोड़ी होगा भाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, आ रहा है भाई? चलिए आगे। देखिए आगे हेडिंग है विद्युत फ्लक्स, अगला हेडिंग है विद्युत फ्लक्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए यहां पे समझाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक पृष्ठ है, क्या है, ये एक कोई क्या है भैया, पृष्ठ है। ठीक, इस पृष्ठ से लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरनी चाहिए। कैसे गुजरनी चाहिए, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या हुआ, यदि मैंने ये जो आपको मैं जो ये पेज पर पढ़ा रहा हूं, तो ये पेज मान लीजिए अगर कोई पृष्ठ है तो विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, इस पेज के लंबवत। ठीक है, उस पार से इंटर करेंगी और इस पार से ऐसे लंबवत निकलेंगी। बात समझ आया कि नहीं आया, ऐसे लंबवत निकलेंगी। बात समझ आया भाई? तो ये होता है विद्युत जो आपका क्षेत्र में है वो पृष्ठ क्या है, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से देखिए, अगर मान लीजिए कि ये बहुत सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत बल रेखाएं हैं, चाहे जो भी कह लीजिए ये, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं हैं, और मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक छोटा सा पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, समझिए, छोटा सा मैंने पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, तो इस समय इसके पृष्ठ से 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन अब मैं एक बड़ा पृष्ठ ले लेता हूं। अगर कैसा पृष्ठ ले लूं, बड़ा पृष्ठ। ठीक है, ऐसे
अगर बड़ा पृष्ठ ले लेता हूं, देखिए पूरी की पूरी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6। छोटा लिया तो 3, बड़ा लिया तो पूरी 6 की 6 पूरी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं किससे, इस पृष्ठ से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स फाई है ना, वो डिपेंड करता है पृष्ठ के मान पर। डायरेक्ट समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा किसके, पृष्ठ के। सरफेस यानी पृष्ठ, ठीक है। अगर छोटा पृष्ठ होगा तो विद्युत फ्लक्स थोड़ी सी गुजरेगी, अगर बड़ा पृष्ठ होगा तो विद्युत फ्लक्स ज्यादा मात्रा में गुजरेगा। यानी ये मान अगर छोटा तो ये भी छोटा, ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ठीक है। अब देखिए जो आपका फाई है वो डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ही विद्युत बल रेखाएं होंगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जितना कम होगा उतने ही कम विद्युत बल रेखाएं होंगी। तो विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को आप मिला देंगे तो आएगा कुछ नियतांक आएगा और आएगा यस ई। तो जो नियतांक आएगा उस नियतांक के मान को हम मान लेते हैं कि उसका मान 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा फाई बराबर यस ई। क्या जाएगा, फाई बराबर यस ई, ठीक है। या आप कह सकते हैं फाई बराबर ई यस, बात तो एक ही है, ठीक है। अब यहां पे फाई बराबर आप क्या कह सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ के लंबवत ये है और विद्युत ये पृष्ठ का लंबवत है, क्षैतिज घटक है। और यदि इसी पृष्ठ के अप लंबवत विद्युत बल रेखाएं न गुजर के कुछ ऐसी तिरछी गुजरे, क्या गुजरे, कुछ तिरछी गुजरे, ठीक है। तो अब विद्युत बल रेखाओं में और इस सरफेस पृष्ठ में कुछ न कुछ थीटा कोण बन गया। क्या बन गया, कुछ न कुछ थीटा कोण बन गया। तो जो थीटा कोण बन गया तो यहाँ पे अब इसका फाई का मान हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसका मान आ जाएगा ई एस कॉस थीटा, ठीक भाई। तो यहीं पे मैं लिख दिया हूं फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। बात समझ आया कि नहीं आया। फाई का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, बोलिए फाई का मात्रक क्या होगा। तो देखिए फाई बराबर अभी आपने निकाला ई एस निकाला था। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। तो एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, ठीक है। तो आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। और यस क्या है, पृष्ठ है। एस क्या है, पृष्ठ है। तो पृष्ठ का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है तो मीटर स्क्वायर। तो आ गया इसका मात्रक आ गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। बात समझ पा रहे कि नहीं आ रहे हैं, बोलिए भाई, आ रहा है समझ में। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आपने इतना चीज सीखा, ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ये सब आपके न्यूमेरिकल के काम में आएंगे। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं गॉस की प्रमेय। आगे मैं आपको बताता हूं भैया गॉस की प्रमेय, ठीक है। बहुत आसान है, बस ध्यान से समझिए। हमारा अगला हेडिंग होगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, इंग्लिश में GAUSS गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस की प्रमेय, चलिए इसको समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से, बस अच्छे से देखते रहिए। देखिए पहले इसमें कुछ लिखिए, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स द्वारा पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस इतने ही है इसका डिफिनेशन गॉस प्रमेय का। अब फट से समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो इससे ये आपकी विद्युत बल रेखाएं
निकलेंगी ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। तो कह रहा है जो फाई है ना, वो क्या है, जो फाई है वो उस पृष्ठ में, बंद पृष्ठ में कोई अगर आवेश की मात्रा Q हो तो इसका 1/ε0 गुना ही क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है, ठीक है। तो आ गया फाई बराबर Q/ε0। क्या गया, फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। जहां पे ε0 क्या है भैया, निर्वात अथवा वायु की, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता होती है, ठीक है। इप्सिलॉन क्या होता है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। तो यहां से आपको मिल गया फाई बराबर क्या मिल गया भैया, Q/ε0। याद रखेंगे किसी बंद पृष्ठ में जो आवेश की मात्रा Q है ना, उसका 1/ε0 गुना ही क्या होता है, गॉस की प्रमेय कहलाता है, ठीक है। बोलिए भाई, चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान समझिए। देखिए अब इसका हम सब प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं कि मान लीजिए ये आपका कोई पृष्ठ है। क्या है, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ के मध्य में यहाँ पे कोई आवेश है +Q है और ये बिंदु O है। क्या है, ये बिंदु O है और इसके पृष्ठ पर मान लेते हैं कि कोई, मान लीजिए P बिंदु है। क्या है, पृष्ठ पर क्या है, कोई P बिंदु है और यहाँ से इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। क्या है, सदिश मान लेते हैं वेक्टर R है, ठीक भाई। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, वेक्टर E है, ठीक है। अगर यहीं पे मान लें कि इसके पृष्ठ जो है वो पृष्ठ ऐसे है, पृष्ठ का जो मतलब घटक है वो क्या है, नीचे की ओर है, कुछ थीटा एंगल कोण बनाते हुए। बात समझ पा रहे हैं। डेल्टा एस क्यों लिए हैं, क्योंकि हम छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं। छोटा से टुकड़ा लेंगे ना तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म भाग है। तो इतना बड़ा पृष्ठ, लेकिन अगर उसके छोटे से टुकड़े को लेके चलें तो वही हो जाता है डेल्टा एस, ठीक है भाई। बात समझ में आया। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ये जो छोटा टुकड़ा वो क्या है, डेल्टा एस है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं +Q आवेश द्वारा, लिखते हैं भाई +Q आवेश द्वारा, +Q आवेश द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू Q/K r²। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। माना +Q आवेश द्वारा, माना +Q आवेश द्वारा डेल्टा एस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा ES cos थीटा। अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था पिछले पेज पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से E का मान रखने पर, समीकरण दिख नहीं रहा आप लोग को, ये लीजिए, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर E का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। यहाँ पे क्या है, E का मान यही है Q/r² और इंटू डेल्टा एस cos थीटा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, डेल्टा एस cos थीटा। क्यों डेल्टा एस, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ का मान डेल्टा एस है तो डेल्टा एस लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आ जाएगा। तो देखिए तब दोनों पक्षों का करना पड़ेगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो ये समाकलन यहाँ करते हैं, ठीक है। अगर देखिए छोटे से टुकड़े का निकाल के अगर आप पूरे का निकालना चाहेंगे ना तो आपको करना पड़ेगा समाकलन। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं समाकलन पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ जान लीजिए कि अतः दोनों
पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, इधर समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा फाई, और इधर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। समझ आया। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा का समाकलन करेंगे ना तो डेल्टा हट जाता है और सिर्फ बचेगा फाई, ठीक है। यानी कि पहले डेल्टा था, अब उसके बाद अब इस थोड़े से का पूरे के यदि करेंगे तो पूरा आ जाएगा, यानी पूरा फाई आ जाएगा। अब देखिए, जो अचर पद होता है यानी जो आंकिक मान होता है उसको बाहर कर लेते हैं, जो कभी नहीं बदलने वाला है। तो बाहर कर लीजिए। क्या बाहर हो जाएगा, बाहर आपका हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर अंदर बच जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, तो यहां पर चूंकि डी डब्ल्यू बराबर क्या है, डेल्टा एस कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। डी डब्ल्यू बराबर था कि नहीं था, जल्दी बताइए, था कि नहीं था भाई डी डब्ल्यू बराबर? अरे पिछली पेज पर तो निकाले थे यार, एक मिनट रुकिए, दिखाता हूं आपको। यहां देखिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यस कॉस थीटा और बटे के आर स्क्वायर था कि नहीं था, यहाँ पे था ना। ये देखिए, तो इसी के जगह पे हमने ये लिख दिया है, डी डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटे 4πε0 और इंटीग्रेशन में लिख दूंगा डी डब्ल्यू। क्या लिख दूंगा, डी डब्ल्यू, ठीक है। तो अब देखिए, तो हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू डी डब्ल्यू। क्या आया था, डी डब्ल्यू आया था 4π। क्या आया था डी डब्ल्यू, यहाँ देखिए फिर से इसी पेज पर, यहाँ पे जो घन कोण जो डी डब्ल्यू आया था वो क्या आया था, 4π। यहाँ देखिए 4π है, ठीक है। तो इसके जगह पर रख दीजिए 4π, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू पर क्या है 4π, तो यहाँ पे हो जाएगा 4π। बात समझ आया। तो देखिए 4π से 4π कट जाएगा और फाइनली मिल जाएगा फाई बराबर क्यू बटे ε0। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर फाइनली मिल जाएगा फाई बराबर क्यू बटे के ε0, ठीक है। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था गॉस का प्रमेय, लेकिन ये हमने प्रूवमेंट किया है, सिद्ध किया है ना कि गॉस का प्रमेय ये आता कैसे है। तो मुझे बताएंगे कि किसी बंद पृष्ठ में आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना आया कि नहीं आया, फाई विद्युत फ्लक्स। जल्दी बताइए भाई, गैस का प्रमेय सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? गॉस का प्रमेय, गैस का प्रमेय नहीं, गॉस का प्रमेय सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, फाई बराबर क्यू बटे ε0। तो हमारा ये क्या हो गया, गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो यहां पर तक हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर लिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप रिवीजन करिए और नोट करिए, मेरी बात को फिर से समझिए। जितना जब तक हम लोगों ने अब तक का जितना हम लोगों ने प्रूवमेंट किया है, आप उसको रिवीजन कर लीजिए एक बार, वरना कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इंटर का फिजिक्स है और आप एग्जाम में सीधे डेरिवेशन ही पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो जब तक डेरिवेशन आपको नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आपको फार्मूला नहीं आते होंगे, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जितना मैंने पढ़ाया अभी ताजा ही पढ़ाया है, ठीक है। तो उसको आप रिवीजन जरूर कर लीजिए, मेरा आप लोगों से निवेदन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और प्लीज मेरे दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।